ओके एवरीवन, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके 1 से 30 तक। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर तक ही पढ़ाऊंगा। बाकी रेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट मॉडर्न फिजिक्स में एक साथ हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल एंड सो ऑन, करेक्ट। तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। ओके तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 5th बैच हो गया डीवी। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? ये तो टास्क में था, लिख तो चुके हैं, उसमें बॉक्स बनाकर तो देखे होंगे। ओके सिर्फ बोलते रहिएगा। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में। तो किस ब्लॉक का है? और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है। तो जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा उसी को हम लोग क्या नाम दिया है? पीरियड नंबर। तो इसका पीरियड नंबर कितना रहेगा? 1। एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो एस और पी ब्लॉक के लिए जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका क्या रहेगा? ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा? ग्रुप रहेगा फर्स्ट ए। इज इट राइट? फर्स्ट ए। व्हाट अबाउट हीलियम? तो देखिए स्टूडेंट, हीलियम जितना भी इनर्ट गैस है उसके लिए एक अलग ही ग्रुप बनाया गया है, जिसको हम लोग 18th ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप भी बोलते हैं, राइट। तो हीलियम को हम लोग ऐसे तो अकॉर्डिंग टू जो डिफिनेशन है, लेकिन डिफिनेशन में क्या है, कुछ कन्वेंशन भी है। केमिस्ट्री में आप रिजिड नहीं हो सकते हैं। तो हीलियम को छोड़ देते हैं। इसको किस ग्रुप के लिए? इनर्ट गैस के लिए, 0 ग्रुप के लिए। 0 ग्रुप या 18th ग्रुप। लिथियम का बताइए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में। तो कौन सा ब्लॉक है? एस। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर रहेगा वही उसका पीरियड नंबर कहलाएगा। तो लिथियम किस पीरियड का रहेगा? सेकेंड पीरियड का। ये तो समझ में आता है ना कि इसको वर्टिकल वाले को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं, राइट। ओके और इसका लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी? एक इलेक्ट्रॉन। और एक कौन सा ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है। ओके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और उसके बाद फ्रांसियम। लिथियम का ब्लॉक एस ब्लॉक। सोडियम का भी एस ब्लॉक रहेगा, देखिए तो सही है। पोटेशियम का भी एस ब्लॉक ही आया होगा, राइट। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक में भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 1 1 1, राइट। इसका भी 1 रहेगा। दैट्स वाई इसका ग्रुप नंबर, इन सब का ग्रुप नंबर रहेगा भाई फर्स्ट ए। एस और पी ब्लॉक के लिए सफिक्स क्या बोले हैं? ए लगाने के लिए। और डी ब्लॉक के लिए सफिक्स क्या बोले हैं? 1 से 18 वाला हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट ए फर्स्ट बी में चल रहे हैं, राइट। लिथियम का पीरियड नंबर कितना रहेगा? पीरियड नंबर 2 रहेगा। इसका कितना रहेगा? 3 रहेगा। इसका कितना रहेगा? 4th रहेगा। इसका कितना रहेगा? 5th रहेगा। इसका कितना रहेगा? 6th रहेगा। ऐसा कितना रहेगा? 7th रहेगा। तो एटलीस्ट बाकी का नहीं, एस और पी ब्लॉक का तो आप काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला है? सब में सर 1 1 1 1 1, यहां तक तो पक्का मिल गया होगा। तो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। 1 1 1 1 1 एंड 1, करेक्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो क्या रहा होगा? पेयर्ड अप तो रहा नहीं होगा, अनपेयर्ड ही रहा होगा, राइट। बेरिलियम का बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद
कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और उसके बाद बेरियम। करेक्ट। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहा है? सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसे में गया है? तो ऑल आर एस ब्लॉक। करेक्ट। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 रहेगा। यहाँ तक तो आप लिखे होंगे, इन सब का नहीं लिखे होंगे, बट यहाँ तक तो लिखे होंगे, राइट। तो इसी के पैटर्न पे सबका रहेगा। तो सबका ग्रुप नंबर कितना रहेगा भाई? इन सबका ग्रुप नंबर सेकेंड ए। एस और पी के लिए क्या लगाएंगे? सफिक्स ए लगाएंगे। बट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सेकेंड पीरियड का रहेगा। अगर इसका पीरियड नंबर लिखा जाए तो क्या रहेगा? सेकेंड पीरियड। ये क्या रहेगा? थर्ड। ये क्या रहेगा? फोर्थ। ये क्या रहेगा? फिफ्थ। ये क्या रहेगा? सिक्स्थ। करेक्ट है ना? अच्छा, बेरिलियम में हाउ मेनी अनपेयर्ड? फर्स्ट 0। मैग्नीशियम में 0 ही मिला होगा। इसमें इन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अनपेयर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसका आगे कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस के जस्ट नीचे कौन है? आर्सेनिक। और उसके बाद एंटीमोनी, और फिर क्या है? बिस्मथ। करेक्ट। अच्छा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? पहले ब्लॉक बताइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में क्या है नाइट्रोजन में? यस। तो नाइट्रोजन ए किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ये सब किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। करेक्ट। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आउटर एस और पी ब्लॉक के लिए डिफरेंस है, नॉट फॉर डी ब्लॉक। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा? इन सब का सबका कॉमन रहेगा, फिफ्थ ए। बी या ए। अब यहाँ देखिए, आप क्या बोल रहे थे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नज़र आएगा तो देखिए फिफ्थ ए। इस टाइप का प्रायोरिटी टेबल आपको रूम में रखना है चिपका कर, ठीक है। फिफ्थ ए लिखा हुआ है ना। 15 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिफ्थ ए बोलते हैं। तो ठीक है, मतलब बुक्स को छोड़ दीजिए, बट यहाँ पे तो ये तो गलत नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड? अनपेयर्ड कितना? वेरी गुड। अनपेयर्ड इसमें 3 रहेगा। और इन सब का ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं ना कैसे निकालते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द ग्रुप नंबर? एटलीस्ट एस और पी ब्लॉक के लिए। बट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? तो पीरियड नंबर कितना रहेगा? सेकेंड पीरियड। इसका कितना रहेगा? थर्ड। इसका कितना रहेगा? फोर्थ। इसका कितना रहेगा? फिफ्थ। इसका कितना रहेगा? सिक्स्थ। लिख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना, वैलेंसी होना एक ही बात है या अलग अलग बात है? अलग बात है। एक ऑब्जर्वेशन, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर यहाँ देखना है, एटॉमिक नंबर अगर लेस देन 10 रहेगा, करेक्ट। देखिए पूरे बैच में 4 या 5 स्टूडेंट अगर सीरियस हो गए तो पूरा बैच सीरियस हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत लगता है कि आप अच्छे पढ़ने में हो तो हम बिल्कुल टेंटेटिव, बैच का माहौल को लास्ट होते तो बढ़िया बना देना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लेस देन 10 रहेगा तो उस टाइम पे क्या थर्ड ऑर्बिट आ पाएगा? थर्ड ऑर्बिट का एंट्री कब होगा?
सोडियम से, राइट। और आपको ये भी पढ़ाया गया है कि जितना ऑर्बिट नंबर आता है उसमें उतना ही सबसेल होता है, राइट। इसका मतलब है कि अगर एटॉमिक नंबर लेस देन 10 रहेगा तो वहाँ तक 2 ही सबसेल मैक्सिमम हो सकता है। कौन कौन सा है? एस और पी। और भाई एस और पी दोनों को मिला दिया जाए तो 4 बॉक्स, इससे ज़्यादा बॉक्स हो पाएगा? और 4 बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, चाहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहेगा भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सबसेल के ऑर्बिटल में ही तो रहेगा। तो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सबसेल का बॉक्स मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वगैरह सब मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बट लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर रहेगा कहाँ पे? वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। जैसे आप बोलते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वह उसी तरीके से आगे पढ़ाएंगे जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? वैलेंस एटॉमिक। तो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल में कौन रहेगा? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो आपके पास वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 4 है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन 8 डाल सकते हैं। तो क्या एटॉमिक नंबर लेस देन 10 के लिए क्या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है? क्या 8 से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है सब मिलाकर? दिस इज द रीजन। देखिए कितना बढ़िया है। कोई आपसे पूछेगा कि PCl5 बनता है, आप भी जानते हैं बनता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत फेमस एग्जांपल है। ये होता है और ये नहीं होता है। कोई पूछेगा क्यों? पूछ सकता है ना? सिंपल सा आंसर सर, PCl5 का मतलब है कि फास्फोरस के तरफ 4-5 क्लोरीन रहेगा। और हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, करेक्ट। तो फास्फोरस के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। तो इसमें हो सकता है कि फास्फोरस 3rd पीरियड का है, राइट। और 3rd पीरियड में कौन कौन सा सबसेल हो सकता है? एस, पी एंड डी। और एस, पी एंड डी मिला के कितना बॉक्स? डी में 5, 9 ना, तो मैक्सिमम 18 तक जा सकते हैं, राइट। बहुत सारा खाली डब्बा है, अभी तो 10 ही है। इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल है। बट क्या इसमें ऐसा काम इसमें कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नाइट्रोजन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल है? इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब इसी में बच्चे घूम रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। उनको लग रहा है कोई बहुत बड़ा बात है, बड़ा बात है, बट बात यही था, राइट। क्योंकि इसमें पॉसिबल ये सब कुछ कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई सो मेनी टाइम्स मुझे बोलते हुए सुनिएगा, ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ऐसा इसमें हो रहा है। तो NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता है एक लाइन में, ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। तो उसका क्या मीनिंग है? अगर डी ऑर्बिटल रहता तो मेरे पास खाली जगह रहता, करेक्ट। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया है। कितना है एटॉमिक नंबर? 8। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 मिला होगा। चलो ऑब्जर्व करते रहिए। और 6 में कितना अनपेयर्ड है? बॉक्स बनाए हैं ना, ओके। और इसमें कौन सा ब्लॉक का है? लास्ट में पी में गया होगा, राइट। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्सीजन का जस्ट नीचे कौन होता है? ये भी कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और सल्फर के नीचे? वेरी गुड, सेलेनियम। और उसके नीचे टेलेनियम, करेक्ट। सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता जाएगा? 6। अब ब्लॉक कौन सा है? तो इसका ग्रुप नंबर क्या बोलेंगे? सफिक्स लगाएंगे ए, राइट। एस और पी ब्लॉक के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ग्रुप नंबर बताएगा, राइट। और उसमें सफिक्स क्या लगा देंगे? 6th A। ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम विच ग्रुप? 6th A। इसका पीरियड तो बता ही सकते हैं। ऑक्सीजन का कौन सा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम बताइए। तो यह है 2nd का, तो ये क्या रहेगा? 3rd का। क्या ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल रहेगा? और आउट आप ही बोल रहे हैं ना, आउटर मोस्ट मतलब उसके बाद कोई नहीं है, मोस्ट खत्म, राइट। दैट्स वाई आउटर मोस्ट 2nd है तो उसमें एस और पी रहेगा, डी नहीं रहेगा। अब ये नहीं बोलना सर बोर मॉडल में तो होता है। बोर मॉडल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राइट। कुछ इमेजिनरी थॉट लेकर, एजम्पशन लेकर उसको आगे बढ़ाया गया है उस थ्योरी को। और इट इज वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, करेक्ट। ये किसका रहेगा? 4th का रहेगा।
एक किसका रहेगा, फिफ्थ का रहेगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ आए तो एक बड़ा सा घर ऐड हो गया? कौन सा घर बड़ा? सेकेंड पीरियड का सेकेंड ऑर्बिट बड़ा या थर्ड ऑर्बिट? दैट्स वाई ऊपर से नीचे आते तो साइज इंक्रीज करता है, और थोड़ा इंक्रीज करता है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। करेक्ट। चलिए सब में अनपेयर्ड दो दो मिला होगा नहीं? दो दो दो, सब में अनपेयर्ड दो है। यहां देखिए फ्लोरीन के नीचे कौन? ब्रोमीन, आयोडीन। कौन सा ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी ब्लॉक। कितना छोटा स्टेटमेंट है ना कि चैप्टर का नाम पी ब्लॉक, सबसे बड़ा ब्लॉक वही है, राइट? तो बहुत पढ़ना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक होता है नहीं, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप बोलिएगा तब, अदरवाइज नहीं। प्योर इनऑर्गेनिक का साइड में वीक में दो दो लेक्चर, मतलब ये नहीं कि राकेश सर पढ़ाने से पीछे भाग रहे हैं, ऑलरेडी बहुत क्लास ले रहा हूँ। साइड में रिकॉर्डेड 1 आवर ज़्यादा नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन में बहुत पढ़ लीजिएगा ना 3 आवर 4 आवर, दिन भर पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसमें सिर्फ रट्टा मारना होता है, राइट? बट मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप बोलेंगे तो वीडियो लेक्चर एकदम सिस्टमेटिक में आपको पता भी नहीं चलेगा, और वीक में 1 क्लास 2 क्लास तो वीडियो फॉलो कर ही सकते हैं, तो साथ में प्योर इनऑर्गेनिक कवर होते जाएगा। नहीं, उसके पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास होते होते जब इनऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो क्लास में 2-4 बच्चे बैठे रहते हैं, सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑर्गेनिक खत्म हो चुका होता है, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बच्चे को लगता है कि इनऑर्गेनिक खुद से भी हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। लेकिन मेरा लेक्चर फॉलो करते रहेगा तो उसमें धीरे धीरे सिस्टमैटिक में इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, और बहुत सही से पढ़ाया हुआ है। ये ऑनलाइन वाले बच्चे से भी पूछ रहा हूँ, अगर बोलेंगे तो मैं डिसिप्लिन वे में 1-1 या 2-2 लेक्चर वीक में शेयर करते रहूँगा। तो अभी शेयर करने दीजिए, टाइम रहेगा तो पढ़ा देंगे, क्या बोलते हैं? ठीक है ना? ओके। उसमें इतना ज़्यादा पढ़ाया रहेगा ना कि वही आपके लिए नीट के लिए मच मोर हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर जैसे आपने पी ब्लॉक फॉलो कर लिया तो उसका प्रॉब्लम डिस्कशन यहाँ पे कर देंगे, उसी के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो टॉपिक मुझे लगेगा कि नहीं एक लाइव आना चाहिए, ये सिर्फ प्योर इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं। प्योर इनऑर्गेनिक पे देखिए, प्योर इनऑर्गेनिक वही चीज़ आप भी करेंगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे भी रटवाना ही होता है, बट वहाँ पर बहुत सारा ट्रिक्स रहता है, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको थोड़ा। और सबसे पहले इंटरेस्ट लाने के लिए मैं अलग से पढ़ाता हूँ जिसका नाम है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोई ब्लॉक नहीं, एक जनरल बात। तो पहले उसको फॉलो करवाऊँगा, फिर पी ब्लॉक फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, फिर पी ब्लॉक ख़त्म करेंगे तो एस ब्लॉक, ऐसे करके तो धीरे धीरे साइड में ख़त्म होते जाएगा, ठीक है? तो इसलिए एक कॉपी और बना लीजिएगा आप लोग, प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के, ठीक है? और उसको जो लोग फॉलो नहीं करेंगे तो शेयर करने के 5 दिन के बाद प्राइवेट कर दूंगा वीडियो को, विदिन 5 डेज एटलीस्ट 1 आवर तो कवर कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन होने के लिए। एटलीस्ट 10 लेक्चर के लिए काम कीजिए, ज़्यादा के लिए नहीं, 10 के लिए। 11वां लेक्चर से लाइव ले लूँगा, क्योंकि एक बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th में पी ब्लॉक, तो थोड़ा पढ़ा दिया हूँ, तो सोच रहे हैं कि साथ में उनके साथ ही पढ़ा देते हैं आपको, तो साथ साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लेस, राइट? चलिए, इसमें कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ब्लॉक कौन सा सबका है? एटलीस्ट इन दोनों को तो पता होगा, तो इन सब का पी ब्लॉक रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलिए भाई। 7, राइट? सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, करेक्ट ना? तो इसका पीरियड नंबर, ऐसे ग्रुप क्या रहेगा? ग्रुप 7 है, और पीरियड नंबर सेकेंड, याद रखिएगा।
फ्लोरीन का सिर्फ पीरियड नंबर क्या है, सेकेंड है, तो इसमें कम इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक ही जा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बट क्लोरीन का वैलेंसी क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7 यहाँ तक जा सकते हैं। करेक्ट। तो यह थर्ड पीरियड, ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ, ये कौन सा रहेगा, आयोडीन छोटा ग्रुप या बल्कि ग्रुप, छोटा है या बल्कि बड़ा, आयोडीन बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। करेक्ट। चलिए, और सब में अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, राइट। अनपेयर्ड कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटलीस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एस और पी ब्लॉक के लिए, एस एंड पी ब्लॉक के लिए आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आप किसी भी एलिमेंट का लोकेट कर सकते हैं। डी ब्लॉक का भी नहीं बोला हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद होना तो चाहिए था 4s2 3d4 ना, जो रूल अभी तक मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था। देखिए ये ऐसा एग्जाम्पल है ना जो स्कूल का बहुत फेवरेट रहता है, ये हर साल आएगा ही आएगा, चाहे कुछ आए या नहीं आए, बट 11th के टर्मिनल एग्जाम थर्ड टर्मिनल में आता ही है। तो होना चाहिए था ए, करेक्ट। और इसका अगर बॉक्स बनाकर देखते, (4s2 and 3d4), ये तो सही है ना, बट हाँ 4s2, बट ए नहीं होता है, होना चाहिए था बट ए नहीं होता। होता क्या है 4s1 3d5। यहाँ पे क्या लॉजिक दिया गया है, देखिए अगर ऐसे लिखते हैं तो ए तो फुलफिल्ड है, बट ए ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुलफिल है। फुलफिल रहता तो 10, हाफ फिल्ड रहता तो 5, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुलफिल है। बट अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया जाए, करेक्ट, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, तब क्या नजर आएगा, तो उस केस में ए क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ए भी क्या हो गया, हाफ फील्ड। दैट्स वाई यहाँ पे लॉजिक दिया गया है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। लेकिन मुझे यहाँ पे फिर डाउट ये हो गया इस स्टेटमेंट के बाद कि कार्बन का भी लिखते हैं। कार्बन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2 2s2 2p2, एग्री ना। एक कौन सा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ही ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट उसके जैसा यहाँ भी तो सोच सकते थे। ये क्या है फुल फिल, बट ये ना ही हाफ फिल ना ही फुल फिल। अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते तो क्या होता हाफ फिल, और ये भी क्या होता हाफ फिल। तो यहाँ तो ऐसा नहीं करते हैं। मेरा डाउट समझे, मेरा क्या डाउट रहा कि वैसा वहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं, यहाँ भी करना चाहिए था। ओके, इसका मतलब शायद ये रहा होगा कि इसके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा रहा होगा, इट माइट बी एनर्जी डिफरेंस, और यहाँ पे इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम रहा होगा। और ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन डी ब्लॉक में मिलता है। कौन सा ब्लॉक, नॉट फॉर एस एंड पी ब्लॉक। इसलिए हम लोग यहाँ पर अगर लिखेंगे भी ये बात कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, डी ब्लॉक। लेकिन इसमें भी सब में नहीं होता है, बहुत जगह ऐसा सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे,
हाफ filled and fulfilled electronic configuration, half filled and fulfilled electronic configuration are more stable with respect to other arrangement, but it is mostly observed in D block element. But it is mostly observed in D block element. ठीक है ना? मोस्टली कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं? डी ब्लॉक में. ओके एवरीवन. चलिए कॉपर का बताइए तो. अच्छा, क्रोमियम में, नाउ क्रोमियम बिलोंग टू व्हिच ब्लॉक? डी ब्लॉक, करेक्ट. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है. सब तो अनपेयर्ड ही है ना, राइट. एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस. तो सर यहाँ पे तो प्रॉब्लम है क्योंकि डी ब्लॉक में मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको. करेक्ट आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6. तो मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है. कॉपर, कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. एक बार लिख देते हैं. ऐसे मुझे बोलिएगा तो मैं बहुत शॉर्टकट चलूँगा. आरएन का मतलब 18 तक पहुँच गए. आरएन लिखने का मतलब कितना? 18, राइट. और उसके लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. उसके बाद लिखना चाहते हैं 4s2 3d9. एग्री. बट ये नहीं होता है. होता क्या है? 4s1 3d10 होता है. यहाँ भी सेम लॉजिक. कौन सा? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड. तो कॉपर में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? पक्का ना? कॉपर में हाउ मेनी अनपेयर्ड? 1 रहेगा. अच्छा, कॉपर के जस्ट नीचे कौन रहता है? सिल्वर. कॉपर के जस्ट नीचे, यस. और उसके जस्ट नीचे गोल्ड. अच्छे लोग एक साथ रहते हैं, राइट. सबसे ज़्यादा हम लोग जब अमीर थे गोल्ड का सिक्का चलता था. थोड़ा गरीब हुए, राइट. उससे थोड़ा गरीब हुए, अब तो कार्बन पे आ गए हैं. स्टील भी रहता है उसमें, थोड़ा ब्रास रहता है, राइट. एलवाई पे आ गए हैं. एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को बताता है. समझ गए? तो देखिए इसका मतलब है कि नहीं लगता है कि सर जैसा कॉपर का लास्ट अरेंजमेंट है वैसा ही सिल्वर और गोल्ड का भी होना चाहिए था, बट नहीं होता है. इसलिए हाफ फिल वाला, हाफ फिल एंड फुल फिल वाला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल जनरलाइज नहीं है. 1 से 30 के बीच में ये ऑब्जर्व किया गया है. आपको लगता है ना कि सब इसके सेम ग्रुप का है तो सबका लास्ट में अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बट अरे आपको बहुत कमाल का काम करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. ये सब अगर नहीं जानिएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि लिगेंड कैसे आएगा और कैसे बनेगा, ऑप्शन क्या होगा. मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का विगरस यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है. तो देखिए मैं यहाँ पे सिल्वर का आपको बताता हूँ लास्ट का. इसमें इन सब का तो कॉमन ही रहा है. इन नहीं गोल्ड, इसमें एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन जिंक वाले में था, इसमें सेम है. लास्ट में क्या है? 4s1, इसका सेम है. सिल्वर का क्या रहेगा तो फिर 5s1 4d10. और गोल्ड का क्या रहेगा? 6s1. इसमें एक्सेप्शन नहीं है. एक जगह है. यहाँ देखिए जिंक का बताइए आप मुझे.
जिंक का तो पक्का लिखे होंगे। जिंक का क्या लिखे हैं लास्ट में 4s2 3d10 लिखे होंगे, राइट। जिंक के नीचे कौन होता है ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैडमियम, और कैडमियम के नीचे मरकरी। इसका क्या रहेगा 5s2 4d10 और उसके नीचे मरकरी 6s2 5d10। बोलिए जिंक का वैलेंसी क्या हो सकता है 2, कैडमियम का मरकरी का 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, अस और इक होता है। मरकरी का वैलेंसी 1 भी होता है और 2 भी होता है। अच्छा बताइए, इन जनरल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एग्री ना, लाइक क्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, बट मेटल और मेटल के बीच में नहीं। से मेटल और मेटल, जनरली मेटल और मेटल बॉन्ड बनाता है क्या कोवैलेंट? बनाता है। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड जिसमें मरकरी मरकरी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखाएंगे आपको एमिन एमिन के बीच में भी बनता है, बट वो क्या रहेगा, वो एक्सेप्शनल केस है, राइट। बट इन जनरल मेटल और मेटल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बट कहीं पे बनाता है, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, आपको रिकॉल कराऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दोबारा इसको लिखेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए निकेल का लिखे होंगे ना, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखे हैं फर्स्ट? अच्छा ये सब कौन सा ब्लॉक का रहेगा? डी ब्लॉक ना। निकेल का क्या लिखे हैं लास्ट से बोलिएगा 4s2 3d8। और निकेल के जस्ट नीचे कौन रहता है? देखने हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं निकल प्लैटिनम प्लैडियम, राइट। नाम सुने लिंडलार कैटलिस्ट, जिसमें लिंडलार कैटलिस्ट किसके लिए फेमस है? अल्काइन से अल्कीन तक पार्शियल रिडक्शन के लिए, राइट। अल्काइन से अल्कीन तक आने के लिए उसमें प्लैडियम ही तो यूज होता है। अच्छा बताइए, निकल के जस्ट नीचे प्लैडियम है, प्लैडियम के जस्ट नीचे प्लैटिनम है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मोस्ट लाइकली इसका सेम नहीं होता है, ये बात तो मेरे दिमाग में चल रहा था, एक्सेप्शन है। जिंक 4s2, यहाँ पर एक सेम दिया हुआ है, हाँ सॉरी सेम नहीं है। प्लेडियम का है 5s0 3d10, करेक्ट। अब प्लेटिनम का है हालांकि इसको फिर से एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, हालांकि इसको एक बार मैं देख के कंफर्म करूँगा। 6s1 सॉरी 4d 5d9, एक बार इसको लिख लीजिएगा। तो इसको हालांकि दोबारा मैं लूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो बाकी जगह सेम ट्रेंड है, एक ही जगह थोड़ा सा अनयूजुअल इसका सीक्वेंस रहता है। और जितना भी यहाँ पे मैं मेटल लिख रहा हूँ सब मेरे काम में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइट डाउन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अभी तक जो भी आप लिख रहे थे वो न्यूट्रल एटम का लिख रहे थे, मैंने यहाँ पे आयन का पूछा। सब लोग ट्राई कीजिए। लास्ट का बोलिए। सब लोग ट्राई करके लिख लीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट का ए भी आ सकता है। वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक, Fe2+ का मतलब है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया था 24, उनको क्रोमियम याद आ जाएगा, हाँ या ना? जो मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक होने का, मतलब आप में से एनीवन जो ऐसा सोच रहे हैं कि क्रोमियम के जैसा कर दे, कोई तो होंगे। नहीं, हर बैच में रहता है एक दो जो सोचते हैं कि आयरन में यहाँ पे 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट, तो बचा 24, जस्ट लाइक क्रोमियम। तो जस्ट लाइक क्रोमियम तो ये होना चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में गया है, ऐसा भी तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोचेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में, तो 4s2 और उसके बाद ऐसा भी तो कुछ कैटेगरी होगा। यस, ये दोनों गलत है। इसका मतलब हम लोग को ये सीखना पड़ेगा हाउ कैन बी राइट डाउन, मतलब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, खासकर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव नहीं। तो नेगेटिव आयन के लिए इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअल में नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना आप कैसे K4Fe(CN6) कर लेंगे, नहीं समझे? K4Fe(CN6) में आयरन का रहेगा +2, उसमें लिगेंड कैसे जाके उसको अगेंस्ट द हुंसुल पेयरिंग करेगा। तो जब तक इसको आप उनको लिखने ही नहीं आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। इसका विग्रेस यूज कहाँ करने वाला हूँ, पढ़ाए आ रहे हैं, यूज वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे दोबारा आपको बस रिमाइंडर कर देंगे कि ऐसा हम लोग पढ़े हैं, राइट। इसका मतलब है कुछ पॉइंट बनाइएगा नोट करके। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सर्टेन रूल्स लाइक ऑफबाउ, पॉली, हुंस एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का एक ही तरीका है, पहला, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम वेयर, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसमें एक और पॉइंट, फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब एक मिनट इधर देखिए मेरे तरफ, अगर आउटर, यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन को आउट कर रहे हैं और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया कि आउट जिस सबसेल से आउट कर रहे हैं वो उसमें बॉक्स रहेगा ऑर्बिटल, तो उस ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ सबसेल में कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे, पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करते हैं। क्या करना है आज के बाद, पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करना है। लिखिए सेकेंड पॉइंट बनाकर, इफ इलेक्ट्रॉन आर, if some electron are paired up and some are unpaired, if some electron are paired up and some are unpaired, then make paired up electron unpaired.
and be careful about that, Hund's rule is not violated, and be careful about that, Hund's rule is not violated. मतलब पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेंगे, बट इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि मेरा हुंस रूल वायलेट नहीं करे। यहाँ देखिए एवरीवन, इसका मतलब यहाँ देखना है, तो आज के बाद अगर किसी भी मेटल के कटायन का, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखना है तो सबसे पहले उसका न्यूट्रल का लिखना है, ना कि वहाँ से 2 माइनस कर दिया क्रोमियम बन गया, नॉट लाइक दैट, राइट। तो सबसे पहले अगर आयरन 2+ का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, आयरन न्यूट्रल का। तो आयरन न्यूट्रल का क्या होगा एवरीवन, आर्गन तक पहुंच गए, उसके बाद 4s2, यस, क्या 3d6 के लिए बॉक्स बना लें, (4s2 3d6). ओके, अब बताइए अगर यहाँ पे Fe2+ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आउट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन आउट करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट होगा, यहाँ से आउट करेंगे, करेक्ट ना। इसका मतलब आर्गन, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0। ओके स्टूडेंट, अब बताइए तो अगर आपसे कल के डेट में मुझे इसका रिक्वायरमेंट हो जाए, इसमें न्यूट्रल आयरन में कितना अनपेयर्ड, फर्स्ट Fe2+ में भी कितना अनपेयर्ड, 4 ही तो रहेगा, ओके। लेकिन अगर क्रोमियम के जैसा ले देते तो 6 हो जाता, पहला मिस्टेक मैग्नेटिक मोमेंट बताने में, राइट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कौन सा लिखना है, तो Fe2+ तक तो आ गए, कहाँ तक आ गए, अब कहाँ से आउट करेंगे, एक मिनट, थर्ड ऑर्बिट से, बोलिए तो। बट भाई थर्ड ऑर्बिट Fe2+ का अगर लिखे हैं तो थर्ड ऑर्बिट तो ऐसे रहा होगा ना, समथिंग लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, करेक्ट। तो ये भी थर्ड ऑर्बिट का, सबसे पहले ये भी थर्ड ऑर्बिट का, ये भी थर्ड ऑर्बिट का, तब कहाँ से आउट करें, तो उसके, एक मिनट, हाँ, तो उस केस में अगर थर्ड ऑर्बिट है तो ऑर्बिट नंबर अगर सेम है, लॉजिक ये था भाई कि अगर ऑर्बिट नंबर सेम है तो S, P एंड D में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे कौन रहेगा, इफ ऑर्बिट नंबर आर कीपिंग कांस्टेंट। थर्ड ऑर्बिट में S भी है, P भी है, D भी है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस कौन रहेगा, D। तो सबसे कम अट्रैक्टेड, बाउंडेड कहाँ का इलेक्ट्रॉन रहेगा, S का या D का, तो उसको आउट करना इजी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू S एंड P, करेक्ट। दैट्स वाई ऑर्बिट नंबर अगर सेम है तब हम लोग सबसे बड़ा सबसेल से आउट करेंगे। बट ये बात कब, बिना ऑर्बिट नंबर इज कीपिंग, तो अगर आपका थर्ड ऑर्बिट है तब सबसे पहले D से आउट करेंगे या S एंड P से, D से आउट करेंगे, करेक्ट है ना। ओके, इसका मतलब ये तो डिसीजन हो गया कि यहाँ से आउट नहीं हुआ, यहाँ से आउट करेंगे। अब यहाँ पे दो बात, ये अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड अप है, कहाँ से आउट करें, पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करें। यहाँ भी मुझे कन्फ्यूजन है, इसे आउट करें या इसे आउट करें, किसी को और को भी नहीं है। अगर इसे आउट करेंगे, एक मिनट थोड़ा दिमाग में डायग्राम बनाइए, इसे आउट करेंगे तो कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बट क्या ये इलेक्ट्रॉन इन सब के साथ हुंस रूल को शो करेगा, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हुंस रूल इज नॉट प्रॉपर। इसमें भी रूल है भाई, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, तो जहाँ जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है वो सारी बातें मैंने यहाँ पे बोला, राइट। इसका मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउट कर दिया तो उसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आउट करने के बाद कहाँ देखेंगे, उसके जस्ट पहले वाला सेकेंड मोस्ट आउटर मोस्ट, और सेकेंड मोस्ट आउटर मोस्ट में सबसे बड़ा सबसेल से, उसमें भी अगर अनपेयर्ड ऑफ पेयर्ड ऑफ है तो कहाँ से, पेयर्ड ऑफ को अनपेयर्ड करना है, और किस बात का ख्याल रखते हुए, हुंस रूल को, करेक्ट है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और आउट करेंगे तो उसके बाद क्या रहेगा, बोलिए 4s0,
और कैसा दिखाई पड़ना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये अगर आइडिया नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जीरो हो गया, समझे। तो अब बोलिए इसमें अनपेयर्ड कितना, 5 रहेगा। बट ये सही लगता दिखने में, बोली तो ये हुंस को वायलेट कर देता। तो इस बात का ख्याल रखते हुए, तो क्या आज के बाद किसी भी मेटल का आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, क्या केयर करेंगे, पहला बात किस ख्याल क्या रखेंगे, सबसे पहले कहां से आउट करेंगे, बोलिए आउटर मोस्ट। उसके बाद भी अगर रिक्वायरमेंट हुआ तब कहां से, सेकेंड आउटर मोस्ट, राइट। और सेकेंड आउटर मोस्ट में भी सबसे बड़ा सब सेल, और उसमें भी अनपेयर्ड आपको अनपेयर्ड करेंगे। एंड कीप इन माइंड दैट हुंस रूल इज नॉट वायलेटेड, राइट। लिखवा दी है सबको सीक्वेंस वाइज, ओके। अच्छा, अगर Fe+ का लिखना रहता तब क्या करते एवरीवन, यस, तब इसका होता 4s1, करेक्ट ना। और यहां पे 3d6। बट यहां पे इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसी को आउट करते हैं भाई। हुंस रूल सेम सब सेल में फॉलो करना था ना कि सेम ऑर्बिट में। इसका यहाँ से हुंस रूल कोई रिलेशन है क्या, हुंस रूल किसके लिए दिया गया है, फॉर पार्टिकुलर सब सेल। ऐसा नहीं कि 2 सब सेल को एक साथ मिलाना है। इसमें एक ही बात है, पेयर्ड आपको एस में एक ही बॉक्स है, तो दोनों से इसको नीचे वाला को आउट करें या ऊपर वाला, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे दूसरी बात है कि अच्छा लगने के लिए इसको आउट कर देंगे, आप लोग को इमोशन को देखते हुए, ठीक है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इन Fe+, 5 लिखिए। ओके, यहां देखिए स्टूडेंट, अगर लेट अस सपोज अगर ये मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट का ही नाम है अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, तो उसके जस्ट पहले वाला को बोलते हैं और उसके जस्ट पहले वाले को पढ़िए पेनल्टीमेट सेल। इतना तक मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट मतलब देख लीजिएगा, समझ में आ गया। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो एकदम बैलेंस, मतलब ऑर्बिट में जितना होता है उसी को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी में तो अनपेयर्ड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो भरते हुए आ रहे हैं ना। वैलेंस सेल के आगे वाला सेल तो आप ऑलरेडी भर के आ रहे हैं, उसको खाली छोड़कर आएगा नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको, यस। तो इस केस में सर वो Fe+ में 1 होगा या सर 5 होगा, तो Fe+ जितना अनपेयर्ड का मतलब उसमें जहाँ जहाँ अनपेयर्ड है 1 2 3 4। मेरा एक क्वेश्चन नहीं था कहाँ का अनपेयर्ड, टोटल अनपेयर्ड, तो टोटल अनपेयर्ड है। अब लिखिए, हाउ कैन बी फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग बना लीजिए तो, हाउ कैन बी फाइंड आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट।
यहाँ देखिए, लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी के लिए हम लोग को पता है, डी के लिए नहीं लिख पाया था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन number of electron present in subcell of penultimate cell, subcell of कौन सा सेल? penultimate cell which are incompletely filled, completely filled या incompletely filled? yes। और लास्ट में इन जनरल, मतलब ये हो गया एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है ना एवरीवन? ओके, यहां देखिए एक काम करते हैं, स्कैडियम, इसका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे होंगे। क्या है? फोर एस टू 3d1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? फर्स्ट, फोर्थ। ये मत सोचेगा कि जो पहले लिख दिए तो पहले हो गया, ये तो एनर्जी लेवल के वाइज इसको सजाए हैं, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 4, तो 2 अब प्लस पेनल्टीमेट सेल कौन सा? थर्ड ऑर्बिट, राइट। तो थर्ड ऑर्बिट में आपका एस भी है, पी भी है और डी भी है, विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, इसका कैपेसिटी ही 2 था, इसका कैपेसिटी मैक्सिमम क्या था? 6। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, कहाँ का लेंगे? +1 = 3 इन जनरल। देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैडियम? 3 ना भाई, अभी तो पढ़ा है। 2 + 1 = what? 3। स्कैडियम के बाद विच वन? एक मिनट, यहाँ देखिए स्कैडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है? ग्रुप नंबर भी 3rd B है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितना है? 3rd B, करेक्ट। हालांकि हाउ कैन यू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक में मैं आपको लिखवाऊंगा नोट करके। चलिए, टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक तो आ गए होंगे ना, आर्गन तक, बट आर्गन के अंदर 3s और 3p भी है, राइट। उसके बाद क्या लिखे होंगे? 4s to 3d2, इज इट राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लिखेगा एवरीवन? 2, और यहाँ का भी तो लेंगे 2, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, करेक्ट। एक काम कीजिए, क्रोमियम का हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे हैं 1 + 5 कर दें 6। मैग्नीज का एवरीवन क्या 2 + 5 कर दें 7। टू + 5 = what? 7। तब मोटा मोटी एक रफ आइडिया निकल गया। रफ आइडिया क्या है? और इन जनरल कहीं कहीं पे एक्सेप्शन रहेगा, कहीं कहीं पे वैलिड नहीं भी रहेगा, करेक्ट। बट इन जनरल आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट सेल विच आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, अब हेडिंग बना लीजिए। और डी ब्लॉक के लिए सफिक्स क्या लगाना है? ए लगाना है या बी लगाना है? बी। एस और पी के लिए सफिक्स ए लगाना है। हाउ कैन वी फाइंड आउट ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट? आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा, मैं आपको पीरियोडिसिटी पढ़ा रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल का, राइट। हाउ कैन वी फाइंड आउट लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, करेक्ट।
बट उसका राइट टाइम मुझे यहाँ पर ही दिखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हाउ कैन वी फाइंड आउट ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट? ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, लिखते जाइएगा। क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल -8। करेक्ट। यहां देखिएगा, बट इसमें इसको एक वैल्यू बोलिए, इसको डेल्टा बोल देते हैं, और यही डेल्टा मेरा ग्रुप नंबर है। बट ए स्टेटमेंट डेल्टा का वैल्यू अगर 7 से 1 के बीच में रहेगा तब उसके लिए वैलिड रहेगा, नॉट फॉर 8, 9, 10, 11, 12। 1 अगर डेल्टा का वैल्यू 1 से 7 तक आता है, कहाँ से कहाँ तक, मैं उसका लॉजिक दूंगा प्रॉपर, ठीक है, कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, अस्कैडियम का डी ब्लॉक एलिमेंट है, अस्कैडियम का इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर क्या होगा, इसको बॉक्स में कर लीजिए। बट ये फार्मूला कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कि इस डेल्टा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 7 के बीच में। अस्कैडियम के लिए डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब पेनल्टीमेट सेल में 9। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनकम्प्लीटली सब सेल। टोटल इलेक्ट्रॉन इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 9। 3s2 3p6, उसके बाद 3d1 अब -8 कितना होगा देखिए तो, इसका मतलब कौन सा पीरियड का है इसका, सॉरी इसका कौन सा ग्रुप है? 3rd B बोलिए, 3rd B, करेक्ट। अस्कैडियम के बाद क्या होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम में डेल्टा का वैल्यू बताएं, फर्स्ट। जो फार्मूला दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस, देखो सही है, 4, मतलब कौन सा रहेगा? 4th B का रहेगा, करेक्ट। उसका टाइटेनियम के बाद वैनेडियम ना, वैनेडियम का डेल्टा का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा एवरीवन?
2 + 11 और -8 कितना, ए फिफ्थ बी का रहेगा। क्रोमियम के लिए डेल्टा का वैल्यू 2 मत बोलिएगा, वो 1 हो जाएगा, राइट। 1 प्लस कितना, थर्टीन टोटल इलेक्ट्रॉन और -8 इक्वल टू व्हाट, 6। क्रोमियम किस ग्रुप का है, 6th बी का है। आयरन के लिए डेल्टा का वैल्यू बोलिए, डू इट फास्ट। आयरन के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या कितना आता है, आयरन का सबसे पहले मैग्नीज ना, क्रोमियम का तो मैग्नीज पहले करते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए कितना आएगा, 7 आएगा ना। 2 + 14 - 8, 2 + 13 - 8 इक्वल टू व्हाट, क्रोमियम होता भी है 7th बी का, राइट। सॉरी, मैग्नीज। अब मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +7। ओके, आयरन का डेल्टा का वैल्यू बताइए, 2 + 14 क्या 8 आया है। आयरन के बाद कौन सा, कोबाल्ट ना, कोबाल्ट के लिए डेल्टा का वैल्यू, और कोबाल्ट के बाद निकेल के लिए डेल्टा का वैल्यू 10 आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर डेल्टा का वैल्यू 8, 9, 10 आता है, इसके लिए कंबाइंड वे में ग्रुप नंबर 8 लिया गया है। क्या लिया गया है, 8th। यहाँ पे दिया हुआ भी है, इन सब का 8th ही है, 8th बी, करेक्ट। 8, 9, 10 इन सब के लिए, मतलब यहाँ देखिए, आयरन के जस्ट राइट में तो कोबाल्ट तो है, और उसका जस्ट राइट में क्या है, निकेल। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल का अलग ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में, सेम ग्रुप नंबर है, सेम ग्रुप नंबर है। इसलिए मैंने यहाँ पे 8, 9, 10 के लिए ग्रुप नंबर डिफरेंट रखा या सेम रखा, 8th बी, करेक्ट है ना। देखिए, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो सजाया हुआ है वही मुझे आपको रटवाना है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको इमोशन को ख्याल रखते हुए ऐसा करता कि नहीं स्टूडेंट, इसका 8th बी कर लीजिए, इसका 9th बी कर लीजिए, मिलेगा ही नहीं, उपाय नहीं है। तो इसको जो लोग वो जहाँ पे जो समझे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रटेंगे। चलिए, उसके बाद कॉपर के लिए डेल्टा का वैल्यू 11 है ना, और जिंक के लिए 12 है। तो 11 है तो इसका फर्स्ट बी पकड़ लीजिएगा, और 12th के लिए इसका सेकेंड बी। अच्छा, ऐसा क्यों रहा होगा कि कॉपर के लिए फर्स्ट ले रहे हैं। मुझे यहाँ देखिए, मुझे जहाँ तक ऐसा इंट्यूशन लगता है कि कॉपर के लिए ऐसा आया था 4s1 3d10, इसका पेनल्टीमेट सेल का सारा सबसेल कम्प्लीटली फिल्ड था, सिर्फ इनकम्प्लीट का है आउटर मोस्ट का। दैट्स वाई शायद इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ले रहे होंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बोल भी नहीं सकते हैं। बोलिए क्यों। कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है। कॉपर का वैलेंसी 80 भी होता है और 1 भी होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बस इसको मान लेते हैं 11 के लिए फर्स्ट भी और 12 के लिए सेकेंड भी। तो देखिए, तो फर्स्ट लेकर 8 तक आ गए। कॉपर कौन सा ब्लॉक का, फर्स्ट बी का, और जिंक कौन सा ब्लॉक का, बाकी की तो ड्राइव हो जाएगा। तो ये था तरीका डी ब्लॉक का, याद रहेगा। चलिए, ओके एवरीवन, इसको लिख लीजिए।
अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ कुछ सेक्शन ऐसा है कि आई डोंट नो भाई, इतना आसान है स्कोर करना और बहुत फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मैं बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में से एमओटी क्वेश्चन पक्का आते रहता है और इतना इजी है। मैं क्लास तो लूँगा 1 आवर 2 आवर, लेकिन लास्ट में 5 मिनट्स का टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, 90% चांस है वहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो फ्री में मार्क्स है। वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, राइट, पैरामेग्नेटिक है, डायमेग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये बहुत फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और सबसे आसान है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने टाइप का, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है पैरामैग्नेटिक, राइट, थोड़ा बहुत तो आप लोग सुने होंगे। एक डाई मैग्नेटिक, और क्या होता है, यस, फेरोमैग्नेटिक। तो फर्स्ट लिखिए पैरामैग्नेटिक। व्हाट द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक मतलब आपके दिमाग में क्या चलता है, ये तो पैरामैग्नेटिक होने का कंडीशन है कि अनपेड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, वैसा कोई भी एलिमेंट ऑफ कंपाउंड अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, राइट। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जा रहा है और बाहर में कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको क्या करेगा, खींचेगा। और व्हाट अबाउट डाईमैग्नेटिक, उसको रिपेल करेगा। 1 मिनट, और मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने कहीं गया और बिल्कुल आपका आफ्टर 5 इयर्स 100% वहाँ के जैसा ही आपका रहने का, चलने का, पहनने का, खाने का तरीका हो गया, आप उसको 100% एक्सेप्ट कर लिए इन वेरी, मतलब कह सकते थोड़ा टाइम के बाद भी। इसका मतलब है कि आपका अंदर में वो जीन था, वो नेचर था, बस आप उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, जी, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि आयरन को और किसी मैग्नेट, बार मैग्नेट के साथ अगर बांध कर 5 इयर्स के लिए रख दिया जाए, नहीं समझे, आयरन को अगर बार मैग्नेट के साथ अगर 5 इयर्स तक अगर बांध कर रख दिया जाए और उसको हटाइएगा तो उसमें आयरन में मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। वजह, उसके अंदर शायद ऐसा नेचर था नहीं। क्यों नेचर था? क्योंकि उसमें आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। तो करता क्या कि मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटाइज कर दिया। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज का जो डिफिनेशन देंगे उसके लिए पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ये आईआईटी में पूछा, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेटिक होने के लिए सबसे पहले सब्सटेंस शुड बी हाईली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक या हाईली पैरामैग्नेटिक? तो पहले पैरामैग्नेटिक पहला पॉइंट बनाइए। substances whose molecules, atoms or ions, whose molecules, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, whose molecules, atoms or ions attracted in magnetic field, attracted in magnetic field। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, molecules, atoms or ions which have unpaired electron, molecules, atoms or ions which have unpaired electron are paramagnetic। अब 1 मिनट, पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अनपेयर्ड। तो भाई जिसके होने से वो हो रहा है तो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा होगा, लॉजिक हो गया ना।
अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, तो ज़्यादा अनपेयर्ड रहेगा तो यस इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना। अब डाईमैग्नेटिक के लिए बाद में एग्जाम्पल इस पर प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। लिखिए, इफ पहला पॉइंट, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, if number of unpaired electron is 0, then given substance are diamagnetic in nature. Then given substance are diamagnetic in nature. एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके एवरीवन, यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इतना तो समझ में आ गया है। अस्कैडियम के बाद टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, यहाँ से यहाँ तक इन सब में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर फर्स्ट। जिंक से लेकर अस्कैडियम से लेकर जिंक तक किसका ऑर्डर चाहिए, पैरामैग्नेटिक का। कैसे निकाल लेंगे सर, जिसमें अनपेयर्ड ज़्यादा रहेगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। डू इट फास्ट। आप सब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर लाए हैं ना, तो करना क्या है, सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। आप डिराइव कर लीजिए, आपको लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 2 ना। इसमें कितना, 3 है। इसमें कितना, 6। इसमें कितना, 5। इसमें 3। इसमें 0। आप लिखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कौन से, वहां से मिल जाएगा, राइट। सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद ए और ए सेम रहना चाहिए, करेक्ट ना। कौन कौन सा, वैनेडियम इक्वल टू व्हाट, कोबाल्ट, उसके बाद टाइटेनियम इक्वल टू निकेल, उसके बाद अस्कैडियम इक्वल टू कॉपर, और जिंक तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, डायमैग्नेटिक है। तो आपको नहीं था कि इतना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके एवरीवन, एक मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, फुल फॉर्म बोर मैग्नाटोन।
घबराई नहीं, जो आप बोले हैं वो भी करेक्ट है, n इंटू एन प्लस टू, राइट, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड, राइट, टोटल नंबर ऑफ, यही फार्मूला ए है, दिस इज ओरिजिनल। एस टी का वैल्यू मैंने क्या बोला था, टोटल स्पिन इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इंटू व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्री ना। तो एस टी का मॉडुलस इक्वल टू n बाई टू, जहाँ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड, इसमें एस टी के बदले n बाई टू पुट कीजिए, देखिए तो ये फार्मूला आता है, एस टी के बदले n बाई टू पुट कर देना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव के एक होना तो ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा, तो इसको ऐसे भी देखिए और ऐसे भी देखिए। यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट ओवर 4st का मॉडुलस इंटू व्हाट, टोटल स्पिन प्लस 1 रूट ओवर n इंटू एन प्लस टू, यूनिट क्या रहेगा एवरीवन, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो इसमें एस टी इक्वल टू एन बाई टू पुट करके देखें तो एस टी का मॉडुलस इक्वल टू क्या फार्मूला डेवलप होता है, हो गया ना, ओके। Okay everyone, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √3 वैल्यू टू, राइट। अगर अनपेयर्ड 2 रहेगा देन √8 ना, 2√3 या 2√2, 2√2 होगा भाई, 2.828 इज इट राइट। अब 3 रहेगा तो, अब आप लोग सोच रहे हैं सर काश 16 हो जाता, 16 रहता तो 4 रहता रूट, राइट, लेकिन ऐसा होगा नहीं। √15 का वैल्यू कितना निकाले तो होंगे, √15 कभी लाइफ में कितना होता है, अभी मतलब ये सर 3 4 से थोड़ा कम और 3 से ज़्यादा रहेगा, ऐसा ही 3 पॉइंट समथिंग नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चलेगा। 3 पॉइंट कितना होता है, मोटा मोटी, राइट, 3.8, और चलिए इतना तो काम चल जाएगा मेरा। 4 रहेगा तो सर काश 25 हो जाता, नहीं बट √24 है सर, 4.9 ले लीजिए, राइट, ओके। अब 5 रहेगा तो √35, एक सर पीछे पड़ जा रहे हैं, कितना होगा 5.92 लिख देते हैं, बी पॉजिटिव
ओके यस, इसी को मैं ऑब्जर्व करा रहा हूँ एग्जाम में फास्ट होने के लिए। मतलब आज हम लोग काम इसका कर लेते हैं फाइनल। और 6 रहता तो कितना होता स्टूडेंट? √/48, मोटा मोटी कितना 6.94 के आसपास। और 7 रहता तो √/63, मतलब 7.95। चलिए यहाँ देखिए, आपने एक ऑब्जर्वेशन टिप्स थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट होने के लिए हम लोग देख रहे, यहाँ तक तो सही है कि सर निकाल लेंगे। आपको 1 मिनट रुकिए, प्रॉब्लम कहाँ पे होता वो मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ऐसे दिया था, मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.92, करेक्ट। अतः पूछा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके नहीं गए, तो आप तो बस सोचेगा कि ओके फार्मूला तो याद ही है, स्क्वायर करेंगे, राइट, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, कम 4 मिनट तो चला जाएगा। बट आप अगर ऑब्जर्वेशन कर लिए कि जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 और 2 के बीच में ही है, और इसका इंटीग्रल पार्ट ही अनपेयर्ड है, राइट। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसे दिया रहेगा ना तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट जो रहेगा वही क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। क्यों सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, लास्ट में मिलना वही है, 5 मिलना है, राइट। यस, तो इसमें दिस इज नॉट ए रूल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रिक्स हो गया। यस, मैं अपने टाइम खुद के लिए ऐसे ही कर लिया था, लास्ट में मिलना वही है, राइट। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन।